युआन लिंगलू चमकती हुई मुस्कान के साथ बोली, ग्रैंडपा, ये देखिए, ये बेहद रेयर ड्रैगन किंग्स ब्लड है। मैं जल्दी वापस जाकर कल्टीवेट करूंगी और फिर एक दिन लू जरूर उस विलन को हरा देगी। युएन शन ने युएन लिंगलू के हाथ के ऊपर तैरती 3 बूंद ड्रैगन ब्लड को देखा। उसने अपनी दाढ़ी सहलाई। चेहरे पर संतोष था, लेकिन यह संतोष गिफ्ट की वजह से नहीं था, बल्कि युएन लिंगलू की ग्रोथ की वजह से था। उसे याद आया, पहले जब भी कोई चीज स्मूथ नहीं होती थी वह गुस्सा हो जाती थी, लेकिन इस बार उस मॉन्स्टर सूपिंग से टकराने के बाद वह बदल चुकी थी। वह काफी मैच्योर हो गई थी। इसके अलावा उसे ड्रैगन किंग का दिया हुआ ट्रेजर भी मिला था। लगता था ये एक्सपीरियंस बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गया। आखिरकार युएन शन की सबसे बड़ी पूंजी उसकी यही ऑर्फन ग्रैंडडॉटर थी। इतना ही उसके लिए काफी था। अगले ही पल उसने साउंड प्रूफ बैरियर तोड़ दिया। उसकी आंखों से ठंडी रोशनी निकली। पीठ फेरते हुए उसने युएन लिंगलू से कहा, पहले वापस जाओ। सूपिंग की स्ट्रेंथ अब भी एक बड़ा थ्रेट थी। अगर उसे इनहेरिटेंस मिल गई तो उसे मेजर करना नामुमकिन हो जाएगा। मुझे उसे इनहेरिटेंस लेने से रोकना ही होगा। युएन लिंगलू ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया, आप ध्यान रखना। और फिर वह पीछे हट गई। उधर शुरू से ही युएन शन के साथ आए लोग उसके साथ ड्रैगन बोन टावर की तरफ लौटने लगे, सूपिंग से मिलने के लिए। टावर के टॉप पर सूपिंग इस विशाल गोल्डन एग को आधे दिन से ऑब्जर्व कर रहा था। इसके आसपास की हवा अजीब तरह से डिस्टर्ब हो रही थी। ड्रैगन प्रेशर नीचे दबा रहा था। साफ था कि इस कोकून के अंदर कुछ असामान्य था। ये कोई स्पेस समन नहीं था जो ओल्ड ड्रैगन किंग ने बनाया हो, बल्कि टावर का ही टॉप था। इसलिए सूपिंग नीचे से आती आवाजें सुन पा रहा था। वह सोचने लगा, नीचे क्या हो रहा है, लेकिन उसे नीचे जाकर देखने की इच्छा नहीं हुई। उसने बस हाथ बढ़ाकर और भी ज्यादा गोल्डन हो चुके शेल को छुआ और मन ही मन सोचा, पता नहीं डार्क हाउंड अंदर कैसा होगा। उसकी कॉन्शियसनेस जैसे डीप स्लीप में है, कोई रिएक्शन ही नहीं। सूपिंग ने उसे बुलाया, लेकिन वह जागा नहीं। आधा दिन हो चुका था। उसका बॉडी इसी में लिपटा हुआ था। कहीं ड्रैगन किंग अंदर 7 कोर्स डॉग डिश तो नहीं बना रहा? इनहेरिटेंस को इतना टाइम क्यों लग रहा है? पता नहीं स्मूथ चल भी रहा है या नहीं। खैर, जो भी हो, मैं यहीं गार्ड करके वेट करूंगा। आखिर में चाहे डॉग बने या ड्रैगन, मैं इंतजार करूंगा। उस समय सूपिंग क्या सोच रहा था? सच कहें तो उसने कभी ऐसा लेजेंड नहीं सुना था कि कोई डॉग ड्रैगन गॉड की सोल से पोजेस हो जाए। अब बस वेट करना ही बाकी था। जैसे ही वह पैर मोड़कर बैठा, उसने अचानक नोटिस किया कोकून के नीचे ढेर सारी वीड्स उग आई थीं, जबकि पहले वहां कुछ भी नहीं था। स्पष्ट था कि यहाँ की मिट्टी नेचुरल तौर पर इतनी फर्टाइल नहीं हो सकती। जरूर कोई चीज इन्हें नरिश कर रही थी। आसपास देखा तो हवा में सिर्फ एस्ट्रल एनर्जी के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स तैर रहे थे। सूपिंग ने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि कोकून के अंदर की डेंस ड्रैगन एस्ट्रल एनर्जी बाहर लीक हो रही हो, जमीन में सीप होकर इन वीड्स को इतना ग्रो करा रही हो। अगर डार्क हाउंड अंदर कुछ घंटों में कल्टीवेट कर सकता है तो वो बाहर के कई महीनों के बराबर होगा। और सूपिंग जैसे आदमी के लिए, जो अपॉर्चुनिटीज पकड़ना जानता है, ऐसा मौका छोड़ना नामुमकिन था। लीक हो रही एस्ट्रल एनर्जी का फायदा उठाकर उसने ध्यान लगाया और उसे एब्जॉर्ब करने लगा। ये कल्टीवेशन के लिए बेहद फायदेमंद था, बेस्ट रिजल्ट देने वाला। उसे जबरदस्ती एस्ट्रल एनर्जी खींचने की जरूरत ही नहीं थी। हवा में ही इतनी घनी थी। पलक झपकते ही 7 दिन बीत गए। सूपिंग वहीं बैठा रहा, नीचे से आती चीखों को इग्नोर करते हुए। सेव मी ड्रैगन। युएन शन के 2 सबऑर्डिनेट्स चीखते चिल्लाते हुए बाहर भागे। पूरे 7 डेज बीत चुके थे, लेकिन वे अब तक टॉप फ्लोर तक नहीं पहुंच पाए थे। वे अभी भी ग्राउंड फ्लोर पर ही थे। एक सबऑर्डिनेट ने युएन शन को रिपोर्ट दी, युएन शन ड्रैगन बोन टावर के अंदर एक बेहद टायरेनिकल ड्रैगन सोल छाया हुआ है। यहाँ तक कि रैंक 9 एस्ट्रल एनर्जी पेट वॉरियर भी इसका विरोध नहीं कर पा रहा। सबकी स्पिरिट सप्रेस हो रही हैं और उसी वजह से हेलुसिनेशंस दिख रहे हैं। यह सुनते ही युएन शन का संयम टूट गया। उसने आदेश दिया, और ज्यादा मेंटल डिफेंस सीक्रेट ट्रेजर्स लेकर आओ। फिर वह बुदबुदाया, ड्रैगन बोन टावर में पूरे 7 डेज हो चुके हैं, एक मक्खी तक बाहर नहीं निकली। वो बच्चा सूपिंग शुरू से ही भागा नहीं है ना? इम्पॉसिबल। टावर का टॉप अब भी बेहद इंटेंस एस्ट्रल एनर्जी रेडिएट कर रहा है। कोई तरीका सोचो ऊपर पहुंचने का। मुझे यकीन नहीं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे ही उसने यह कहा, टावर के टॉप से एक चकाचौंध कर देने वाला गोल्डन पिलर ऑफ लाइट सीधे आसमान में जा पहुंचा। नीचे खड़े युआन शन और उसका ग्रुप उस पिलर ऑफ लाइट को घूर कर देखने लगे। सब शॉक में थे। उन्हें समझ आ गया, जिसे वे कई दिनों से ढूंढ रहे थे वह सामने आ चुका है। चमकते हुए पैरों के साथ एक आकृति हवा में तैरती दिखी जो गोल्डन लाइट को रोक रही थी। लेकिन अब वो लाइट टावर से नहीं निकल रही थी, बल्कि एक बेहद विशाल ड्रैगन के शरीर से फूट रही थी। उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। उसके प्रकट होते ही पूरे स्पेस की एस्ट्रल एनर्जी हिल गई। उसकी आंखें गंभीर थीं और सिर पर मौजूद 4 बड़े मुड़े हुए हॉर्न्स डर पैदा कर रहे थे।
उसका विशाल शरीर उसके बगल में खड़े एक छोटे से काले बिंदु सूपिंग को और भी छोटा दिखा रहा था। ड्रैगन देर तक आसमान में चक्कर लगाता रहा, अपने शरीर के लाल फर के बीच बहती हवा का आनंद लेते हुए। फिर उसने मुंह खोला और दहाड़ा। 30 नुकीले टीथ चमक उठे। उसने अपनी गोल्डन ग्रेशन ड्रैगन माइट दिखाई और एक भयानक प्रेशर टावर के नीचे मौजूद सभी लोगों पर टूट पड़ा। वे इसे सह नहीं पाए और घुटनों के बल गिर पड़े। यहाँ तक कि युएनशन भी इस दबाव को सहन नहीं कर पाया और झुककर खुद को संभालना पड़ा। ये कौन सा ड्रैगन है? ये ऑपरेशन तो डरावना है। इसका शेप ड्रैगन स्टेज में फर्स्ट रैंक वाले 5 क्लॉड गोल्डन जायंट ड्रैगन से मिलता जुलता है, लेकिन ये वो नहीं है। इस पल सूपिंग अब ड्रैगन के साथ खेल नहीं रहा था। वह नीचे उतरा और सीधे युएनशन के ग्रुप के सामने आ गया। हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अभी अभी तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें यकीन नहीं है कि कोई ऐसा है जिसके साथ तुम कुछ नहीं कर सकते। युएनशन कंधों पर पड़े भारी प्रेशर को झेलते हुए पसीने से भर गया। मन ही मन वह बुदबुदाया, ये लड़का सब जानता है और जानबूझकर पूछ रहा है। जिसका अभी अभी जिक्र किया गया था वो सिर्फ रैंक 9 पीक तक था और उसका ब्लड लाइन प्योर था, लेकिन जो उसके सामने खड़ा था वो नहीं था। युएनशन ने धीमी आवाज में कहा, प्लीज शो मर्सी। उसके मुंह से निकला पहला वाक्य ही झुककर विनती करना था, क्योंकि सामने खड़े गोल्डन ड्रैगन को देखते ही युएनशन समझ गया था ये कोई साधारण ड्रैगन नहीं, ये एक एंशिएंट ड्रैगन, एक किंग बीस्ट था। इसके शरीर में जन्म से ही एक नोबल और प्योर ड्रैगन ब्लड लाइन बह रही थी। राजा जैसी गरिमा और भयानक ड्रैगन माइट लोगों को डर से मार देने के लिए काफी थी, और उससे भी ज्यादा डरावना था उसके बगल में खड़ा नाम सूपिंग। ऐसा लग रहा था कि उस ड्रैगन का प्रेशर उस पर कोई असर ही नहीं कर रहा, बल्कि उल्टा प्रेशर पैदा करने वाला वो खुद था। सूपिंग ने सिगरेट का कश लिया और होठों पर एक मॉकिंग मुस्कान आ गई। शो मर्सी की बात क्यों कर रहे हो? मैंने तो अभी एक्शन भी नहीं लिया। लेजेंडरी युएन, क्या तुम्हें इतना प्रेशर महसूस हो रहा है? सूपिंग को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। डैम इट, वो मन ही मन बड़बड़ाया। ये डॉग बेवकूफी के सवाल पूछ रहा है और चुपचाप ड्रैगन माइट बढ़ाकर जानबूझकर युएनशन के ईगो को दबा रहा है। अगर उस दिन अना का अटैक न लगा होता और उसकी कल्टीवेशन पहले जैसी होती तो उसे आज ऐसी ह्यूमिलिएशन सहनी नहीं पड़ती। दोनों ही बार वो सूपिंग से नहीं निपट सका। युएनशन समझ गया अब क्या करना है। उसने पूछा, तुम क्या चाहते हो? ये सुनकर सूपिंग को हंसी आ गई। क्या फनी सवाल है। इन लोगों के पास ऐसा है ही क्या जो मैं लेना चाहूं? फिर मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या चाहता हूँ। चेहरा ठंडा रखते हुए उसने कहा, ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम्हारी हालत देखकर साफ लगता है कि तुम इनहेरिटेंस अब्सॉर्ब करके मुझे एलिमिनेट करना चाहते हो। जब सूपिंग को उनकी सारी प्लानिंग पता थी तो और क्या कहा जा सकता था। युएनशन बार बार कहता रहा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, सब एक गलतफहमी है। ऐसा कुछ नहीं था। सूपिंग ने ज्यादा दबाव नहीं डाला, बस पुरानी बात दोहरा दी। उस दिन युएनशन ने सूपिंग की माँ और छोटी बहन को किडनैप किया था। उस दिन तुमने मेरे फैमिली को हर्ट नहीं किया, इसलिए आज मैं युएन लिंगलू के खिलाफ एक्शन नहीं लूंगा। अब लांगोंग मेरा टेरिटरी है। आने वाले समय में हम एक दूसरे के रास्ते में मत आना। सूपिंग के बगल में खड़े ड्रैगन ने आंखें चौड़ी की और सामने खड़े लोगों को घूरा। फिर उसने मुंह खोला और धुएं की एक धारा छोड़ी, जैसे सूपिंग की बात दोहरा रहा हो। अगर तुम्हें अच्छा बुरा समझ नहीं आता तो ट्रबल होगा, समझे? इतना कहकर सूपिंग ने छलांग लगाई और उस विशाल गोल्डन ड्रैगन की पीठ पर चढ़ गया, जो हैरानी में वहीं खड़ा था। जाते जाते उसने जोड़ा, उम्मीद है युएनशन इस बार पहले की तरह कोई फूलिश काम नहीं करेगा। वो विशाल ड्रैगन खुशी खुशी उसका माउंट बन गया। तभी जाकर नीचे खड़े लोग सीधे खड़े हो पाए। सबको लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन सूपिंग ने पीछे मुड़कर देखा और धीमी आवाज में पूछा, डिड यू अंडरस्टैंड? क्यों? मुझे तुम्हारी कोई आंसर सुनाई नहीं दे रही। उसका चेहरा ठंडा था, डरावना और हद से ज्यादा इम्पेशेंट, जैसे सीधा थ्रेट दे रहा हो। युएनशन ने तनाव भरे चेहरे के साथ कहा, ऑफ कोर्स, उस हालात में भला कौन ऑब्जेक्ट करने की हिम्मत करता। इसके बाद सूपिंग ड्रैगन पर सवार हुआ और सीधे 9th हेवन की ओर उड़ गया। उस ड्रैगन के पास विंग्स नहीं थे, लेकिन जिस तरह वो आसमान में शूट हुआ वो किसी रॉकेट से कम नहीं था। उसकी जोरदार उड़ान से आसपास खड़े लोग उड़ते उड़ते बिखर गए। सब बस खड़े रह गए, देखते हुए कि मास्टर और सर्वेंट धीरे धीरे बादलों के पीछे गायब हो गए। एक इंसान और एक बीस्ट ऊंचाइयों में उड़ चुके थे। युएन फैमिली की विजन वहीं तक सीमित थी। उसी पल इनहेरिटेंस स्किल ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट हुई। बाहर की गोल्डन लेयर धीरे धीरे गायब होने लगी और हवा में घुल गई। अब वहां न कोई ब्लैक डॉग था, न वही पुरानी शक्ल। उसकी जगह एक स्मूथ सॉफ्ट गोल्डन फर दिखाई दिया। सिर्फ पीठ का हिस्सा ब्लैक था। डार्क हाउंड के सिर पर 2 बड़े हॉर्न उग आए, बफलो हॉर्न्स जैसे। इतना ही नहीं, उसके आर्मपिट्स के पास भी एक और पैर निकल आया। ये बेहद औसम था।
अब उसका ऑरा किसी एम्परर जैसा लग रहा था। कौन सोच सकता था कि कुछ दिन पहले तक वो वही बेवकूफ डॉग था जो अपने ओनर को खो चुका था और गंदगी फैलाता था जिसे सू पिंग को साफ करना पड़ता था, और अब वो पूरी तरह इवॉल्व हो चुका था। अब वो था ग्रेट यान हेवनली ड्रैगन हाउंड, रैंक 7 हाई लेवल का टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस। उसका ब्लड पूरी तरह बदल चुका था। अब वो ग्रेट यान ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन बन चुका था। उसकी कॉम्बैट पावर पहुंच चुकी थी 14 तक। अब उसका नाम डार्क हाउंड नहीं रहा, अब उसका नाम था ग्रेट यान हेवनली ड्रैगन हाउंड। उसके स्किल्स थे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रेशन गोल्डन ड्रैगन माइट, थंडर अंडरवर्ल्ड, फियर्स किलिंग डोमेन, ड्रैगन आर्मर, ड्रैगन रोर, 100 माइल सोल चेज, डेथ पॉइजन स्लैश, विंड प्रोटेक्शन, अर्थ्स प्रोटेक्शन, स्टडी शेल और थंडर स्किन। अचानक सू पिंग को ओल्ड ड्रैगन किंग की कही हुई बात याद आई। ड्रैगन हाउंड का रेल्म अगर बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया तो तुम उसे विथस्टैंड नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने 3 सील्स लगाई हैं जो उसकी पावर के 9 हिस्सों को सप्रेस करती हैं। सिर्फ एक हिस्से की पावर देखकर ही सू पिंग चौंक गया। ओल्ड ड्रैगन किंग की इनहेरिटेंस वाकई टेरिफाइंग थी। केवल एक सील के साथ ही उसकी पावर सीधे रैंक 9 लिमिट तोड़कर स्टार सी रेल्म 14 तक पहुंच गई थी। सू पिंग ने बुदबुदाकर कहा, तो ये था फर्स्ट सील। पहला सील अनलॉक होते ही ड्रैगन हाउंड का लेवल वॉइड मूवमेंट रेल्म तक पहुंच जाएगा कॉम्बैट पावर के साथ। दूसरा सील खोलने पर वो पहुंचेगा हेवनली फेट रेल्म, और आखिरी सील सीधे लेजेंडरी लेवल को तोड़ते हुए स्टार स्काई रेल्म में एंट्री करेगा, यहाँ तक कि लेजेंडरी रेल्म से भी ऊपर। तभी तो इस इनहेरिटेंस को इतना खतरनाक माना जाता था। सील्ड, उसने कहा। बिल्कुल सही, ये सील्स तभी ओपन होंगी जब तुम ड्रैगन हाउंड को कंप्लीटली सबड्यू कर सकोगे। यह सुनते ही उसे समझ आ गया कि आगे का रास्ता बहुत बड़ा होने वाला है। ओल्ड ड्रैगन किंग थोड़ा बायस्ड जरूर था, लेकिन काफी थॉटफुल भी था। यह सुनकर सू पिंग ने झुककर सीनियर को धन्यवाद दिया। जाओ, मेरा समय अब खत्म हो रहा है, अपना ख्याल रखना। सू पिंग ने गोल्डन डॉग को वापस स्पेस में भेज दिया और फिर भारी मन से स्टोर की ओर लौट आया। जैसे ही वह पहुंचा, उसकी मुलाकात टोंग रायन से हुई जो उसका इंतजार कर रही थी। तुम आखिरकार वापस आ ही गए, यह कहते हुए उसने सीधे सू पिंग को एक लेटर पकड़ा दिया। यह लेटर कॉन्टिनेंट की ब्रांच से आया था। सू पिंग थोड़ा हैरान हुआ, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह किस बारे में है। बाहर से देखने पर यह किसी इनविटेशन जैसा लग रहा था, लेकिन यह वेडिंग इनविटेशन नहीं हो सकता था क्योंकि इनविटेशन का आउटर कवर काला था। बीच में एक फीनिक्स बर्ड का सिंबल था जो खुद को एक सर्कल में समेटे हुए था। यह देखते ही सू पिंग समझ गया कि यह होली लाइट सिटी की नर्चरिंग एसोसिएशन की इनविटेशन है। इनविटेशन की क्वालिटी डिस्टिल्ड वाटर जितनी साफ और एलिगेंट थी। टोंग रायन के हाथ से यह शानदार इनविटेशन लेने के बाद सू पिंग उसे देर तक घूरता रहा, जैसे सोच रहा हो कि यह किस एक्स गर्लफ्रेंड की इनविटेशन है। मजाक था। यह होली लाइट सिटी की नर्चरिंग एसोसिएशन की इनविटेशन थी। इनविटेशन पर टाइम और प्लेस साफ साफ लिखे थे, लेकिन सू पिंग को समझ नहीं आ रहा था कि यह उसे क्यों भेजी गई है। उसने होली लाइट बेस्ड सिटी का नाम तो सुना था, लेकिन कभी डिटेल में जानने का मौका नहीं मिला। उसे बस इतना पता था कि वहाँ पेट वॉरियर नर्चरिंग प्रोफेशन बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। लगता था कि उसे इस जगह का एक्सपीरियंस रखने वाले किसी इंसान से पूछना पड़ेगा। इसलिए सू पिंग ने तुरंत अपनी रिस्ट वॉच उठाई और किसी को मैसेज भेजा। वह स्टरी स्काई का काउंसिल चेयरमैन था। उसने बस 2 सेंटेंसेस भेजे, डू यू हैव टाइम, आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन। अभी रिप्लाई भी नहीं आया था कि सामने एक्शन शुरू हो गया। आसमान में नीले क्लाउड्स सफेद क्लाउड्स के चारों ओर घूम रहे थे। नहीं, बीच में क्लाउड्स नहीं थे, वहां एक स्पेसशिप था। आउटर स्पेस से वह सीधे अर्थ की ओर नीचे आया, एटमॉस्फेयर की कई लेयर्स को चीरता हुआ। वह लॉन्गहॉन्ग बे सिटी के एयर स्पेस में उतरा, लेकिन वह एयरपोर्ट या किसी डेजिग्नेटेड स्पेसशिप एरिया में नहीं उतरा, बल्कि ब्रॉड डेलाइट में ठीक सू पिंग के एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेट स्टोर के सामने आकर उतर गया। स्पेसशिप के चारों ओर धुआं और धूल धीरे धीरे छोटने लगी। एक स्टेयरकेस बाहर की ओर खुली। लोग आते जाते रुक गए। सीन इतना ग्रैंड था कि बहुत से लोग वीडियो बनाने लगे। इनर सिटी में नासा स्पेसशिप के उतरने जैसा नजारा था। पासर्स बाय हैरानी से उसकी तारीफ कर रहे थे कि यह कितना ऑसम है। खिड़की से यह सब देखते हुए सू पिंग बिल्कुल स्पीचलेस रह गया। यह सच में अनरियल था। काउंसिल चेयरमैन का स्टाइल ही ऐसा था। जब भी वह सामने आता, पूरा विलन वाला रोल निभाता, फुल ऑफ चार्म, फुल ऑफ प्रेजेंस और पूरी तरह कैप्टिवेटिंग। कम से कम उसे पहले बता देना चाहिए था। यह थोड़ा ज्यादा हो गया था। अगले ही पल काउंसिल चेयरमैन अंदर आ चुका था और सू पिंग के मीटिंग रूम में बैठ गया। बूढ़े काउंसिल चेयरमैन ने अपना हाथ सीने पर रखा और सम्मान के साथ कहा, बॉस सू पिंग, आपके क्या ऑर्डर्स हैं? होली लाइट बेस और वहाँ के पेट ट्रेनर्स के बारे में तुम्हें कितना पता है? डिटेल में बताओ। जी, बूढ़े आदमी ने कहना शुरू किया। स्केल और सेफ्टी फैक्टर के आधार पर बेस को 3 लेवल्स में डिवाइड किया जाता है।
लेवल ए, बी और सी। सबसे पहले उसने सिटी लेवल्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, ऊपर से नीचे तक। लेवल सी बेस का एरिया सबसे छोटा होता है और सेफ्टी इंडेक्स भी सबसे कम। यह सिर्फ वीक बीस्ट्स के अटैक्स रोक सकता है जिनकी मैक्सिमम कॉम्बैट पावर रैंक 9 तक होती है। ऐसे बेसेस ज्यादा नहीं होते, ज्यादातर ये आउटर पेरीमीटर पर बनाए जाते हैं, आउटपोस्ट्स की तरह। लेवल बी बेस का स्केल मॉडरेट होता है लेकिन इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। ये कुछ किंग बीस्ट्स के अटैक्स तक रोक सकते हैं। बॉस सू के लॉन्गहॉर्न का बेस भी इसी लेवल बी में आता है। लेवल ए बेस बाकी सभी बेसेस से हर एस्पेक्ट में कहीं ज्यादा पावरफुल होता है, यहाँ तक कि किंग बीस्ट्स के लिए भी इसे ब्रेक करना बेहद मुश्किल होता है। हर कॉन्टिनेंट में ऐसे सिर्फ 7 बेसेस होते हैं जो इस लेवल तक पहुंच पाए हैं। होली लाइट बेस उन्हीं में से एक है। वहां के पेट ट्रेनर्स के पास बैटल पेट्स को स्ट्रेंथन और नर्चर करने के कई एडवांस्ड मेथड्स होते हैं। जैसे ब्लैकस्मिथ्स वेपन्स फोर्ज करते हैं, वैसे ही पेट वॉरियर्स एनिमीज को एलिमिनेट करने वाले सोल्जर्स होते हैं। होली लाइट बेस पहला ऐसा स्थान है जहां नर्चरिंग मास्टर प्रोफेशन ने जन्म लिया। दुनिया भर के पेट नर्चरिंग मेथड्स को कंबाइन करके देखा जाए तो वह जगह पेट ट्रेनर्स के लिए होली लैंड मानी जाती है। अपने गोल्डन ईरा में होली लाइट सिटी के नर्चरिंग मास्टर्स लगातार होली स्पिरिट लेवल के नर्चरिंग मास्टर्स ट्रेन करते थे, जिनकी स्ट्रेंथ लेजेंडरी लेवल पेट वॉरियर्स के बराबर होती थी। आज होली स्पिरिट लेवल एल सिर्फ एक टाइटल नहीं है। इस लेवल के नर्चरिंग मास्टर्स के पास ऑल थिंग्स को नर्चर करने की एबिलिटी होती है। वे ओवरवेलमिंग पावर वाले किंग बीस्ट्स तक को नर्चर कर सकते हैं। वही लोग डायरेक्टली कंटेम्पररी लेजेंडरी लेवल पेट वॉरियर्स की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को बढ़ाते हैं, क्योंकि चाहे पेट वॉरियर कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, हाई लेवल पेट्स के बिना वह अपनी पूरी स्ट्रेंथ कभी मैक्सिमाइज नहीं कर सकता। लेकिन धीरे धीरे होली स्पिरिट लेवल नर्चरिंग मास्टर्स की संख्या कम होती गई और इसी वजह से कॉन्टिनेंट पर लेजेंडरी लेवल पेट वॉरियर्स की संख्या भी तेजी से घटने लगी। होली लाइट बेस की एसोसिएशन ऑफ पेट ट्रेनर्स ने तुम्हें एक इन्विटेशन भेजा है, शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारे द्वारा नर्चर किया गया पेट एलीट टूर्नामेंट में हाई अचीवमेंट्स हासिल कर चुका है। वो लोग शायद तुम्हारे जैसे टैलेंट को रिक्रूट करना चाहते हैं। बूढ़े आदमी से ये जानकारी सुनने के बाद सूपिंग चुप हो गया। वह ठुड्डी खुजलाते हुए सोचने लगा, हालांकि मेरी कॉम्बैट पावर लेजेंडरी लेवल तक पहुंच चुकी है, लेकिन पेट नर्चरिंग पूरी तरह सिस्टम की पावर पर डिपेंड करती है। अगर कभी सिस्टम में एरर आ गया तो, अगर किसी दिन स्टोर सस्पेंड हो गया तो मुझे इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना ही होगा ताकि फ्यूचर में मैं सेल्फ रिलायंट बन सकूं। फिर सूपिंग ने पलटकर बूढ़े आदमी से पूछा, मैं वहां कैसे पहुंचूं? काउंसिल चेयरमैन ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, मैं अभी तुम्हें अर्थ के पास ऑर्बिट में लॉन्च कराने की अरेंजमेंट कर देता हूँ। 1 घंटे के अंदर तुम वहां पहुंच जाओगे। सूपिंग ने कहा, क्या ये थोड़ा ज्यादा ऑस्टेंटेशियस नहीं हो गया? बूढ़े आदमी ने आंखें बंद करते हुए जवाब दिया, तुम्हारी करंट आइडेंटिटी लेजेंडरी लेवल की है, ऐसे में तुम्हें हाईएस्ट लेवल रिसेप्शन ही मिलेगा, तभी तो सब लोग तुम्हारा स्टाइल देखने आएंगे। ये कहते हुए वह अपनी वॉच दबाने लगा। सूपिंग ने मन ही मन सोचा, मैं वहां सीखने जा रहा हूँ, पैंडा बनने नहीं जिसके चारों तरफ ढेर सारे लोग घिरे रहें। फिर उसने बूढ़े आदमी से पूछा, क्या कोई हम्बल तरीका नहीं है? बूढ़े आदमी ने कहा, अगर स्लो होने से प्रॉब्लम नहीं है तो तुम कॉमन पीपल की तरह सबवे ले सकते हो। डेज और 2 नाइट्स लगेंगे। अगर चाहो तो मैं अभी टिकट बुक कर देता हूँ। सूपिंग को यह तरीका भी ठीक लगा। आखिर रास्ते में आसपास का सीनरी भी देखने को मिलेगा। उसे कोई जल्दी भी नहीं थी। काउंसिल चेयरमैन ने टिकट बुक कर दिया। अब बस सूपिंग के ट्रेन में बोर्ड करने का इंतजार था। फिर वह दिन आया। बोर्डिंग के समय सूपिंग को एहसास हुआ कि कॉमन पीपल की ट्रांसपोर्टेशन और काउंसिल चेयरमैन की कॉमन ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। ये जगह उसके लिए सच में हम्बल थी। जिस सबवे की बात हो रही थी वह अंडरग्राउंड चलने वाली आम ट्रेन नहीं थी जिसमें कोई भी टिकट लेकर बैठ जाए। वह तो ओशन के नीचे चलने वाली एक सबमरीन थी जिसमें पावर जनरेटर लगा हुआ था। ग्लास के बाहर तैरती हुई मछलियां, अंदर ऐसे लोग जैसे अपने घर में हों। यह सब देखकर सूपिंग बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। सुबह ही तो उसने सड़क किनारे की राइस प्लेट खाई थी सारे टॉपिंग्स के साथ, और अब उसे यहाँ बिठा दिया गया था। वह कैसे अकस्टम्ड होता? पूछने पर पता चला कि काउंसिल चेयरमैन ने उसके लिए फर्स्ट क्लास टिकट ली थी जिसकी कीमत करीब 1 मिलियन स्टार कॉइन्स थी। ये सच में एक लेजेंडरी लेवल की नॉर्मल लाइफ थी।